What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार बात बोली गई यार यहाँ पर। अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है, और ये आप लोगों ने रियलिटी में देखा भी कल। देखिए यार, जिंदगी में ना अगर किसी चीज में आप लोग अपने आप को झोंक देते हैं ना, उसका रिजल्ट 110% आना ही आना है। और यही बात यहां पर इनके द्वारा बोली गई थी अपने एक ट्वीट में भी, जो मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और फिर से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, सोचिए, सुनिएगा एक बार, उस चीज को फील भी करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, यानी कि पूरी मेहनत करने के बाद भी आप लोगों को लगी और मेहनत करनी चाहिए यार मुझे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लगातार कितना भी काम आप लोगों को करने पर आप लोगों को थकावट नहीं होती है, आप लोग उस चीज को एंजॉय करते रहते हैं। समझ लेना, सफलता का नया इतिहास रचने वाला है, और वही इतिहास यहां पर रचा गया। यार दिल में ना एकदम गूज़बम्स हो गए मेरे, जब मैंने ना अपनी जो नेशनल एंथम सुना वहां पर। देखिए आप लोगों ने वो वीडियो छोटी सी जो मैंने डाली थी वी टॉक्स वाले चैनल पर, उसमें देखना जब एक तरीके से हमारा जब नेशनल एंथम बजता है ना यार, और तिरंगा झंडा ऊपर को चलता है, मतलब सबसे ऊपर तिरंगा झंडा लहराया जाता है यार, रियलिटी में यार हार्ट टचिंग मूवमेंट है यार उसमें। मतलब अंदर से दिल निकल के बाहर गिरने वाला था, इस तरीके की फीलिंग आ रही थी रियलिटी में यार। देखना उसको थोड़ा सा, कितना एंजॉय करोगे आप लोग उस मूवमेंट को देखना। ठीक है, छोटी सी वीडियो डाली है मैंने लगभग 2 मिनट की, तो उसमें देखना, आप लोग फील करने की कोशिश करना। ये सारी चीजें यार फीलिंग की होती हैं, अगर फील करोगे तो अच्छा लगेगा, वरना तो लगेगा नेशनल एंथम ही तो है, तिरंगा ही तो है, उस तरीके से देखो तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। फील करो 1 मिनट की ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ऊपर हमारा तिरंगा लहराया जा रहा है, हमारा नेशनल एंथम पूरी दुनिया सुन रही है। सोचो 1 मिनट के लिए कितना अच्छा लगता है अंदर से सुन के। तो ये मुझे रियलिटी में यार मजा आ गया। कल बंदे ने ना दिल खुश कर दिया कल तो, एक तरीके से मतलब पूरा उन्हें दिल गार्डन हो गया पूरा, एकदम मजा आ गया यार। देखना, उसको देखना, सुनना और फील करने की कोशिश जरूर करना, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से एक बार, तो मजा आ जाएगा आप लोगों का। तो ओलंपिक की जो ये मुहिम थी, ये कल हमारी समाप्त हो गई, और ओलंपिक जो है वो आज समाप्त हो जाएगा। तो इसी के बारे में पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ओलंपिक के बारे में आप लोगों को देता हूं, ताकि अगर क्वेश्चन बनने लगे तो कंफ्यूज आप लोगों के माइंड में कुछ ना कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले बात करें तो 23 जुलाई को ये ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, और 8 अगस्त यानी कि आज ये ओलंपिक जो है वो समापन होने वाला है इसका। कहां पर हो रहा था? ये जापान की कैपिटल टोक्यो में ये ओलंपिक हो रहा था। और अच्छी बात यह है कि हमारी कंट्री की अब तक की ओलंपिक की हिस्ट्री में ये सबसे शानदार परफॉर्मेंस है, यानी कि इस जितने मेडल और यहां पर अभी जो गोल्ड जीता गया इसको मिलाकर सारे किसी भी ओलंपिक में अगर लेंगे आप लोग, ये सबसे शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो चाइना के बारे में, तो चाइना यहां पर टॉप पर रहा 38 मेडल के साथ में। पर लेकिन ओवरऑल अगर आप लोगों से कोई पूछे सबसे ज्यादा मेडल किसके द्वारा जीते गए, वो जीते गए यूएसए के द्वारा। तो चाइना के पास में 87 और यूएसए के पास में 108। अगर जापान के बारे में बात करें तो जापान के पास में 27 मेडल, इसी के साथ में जिसको रसिया आप लोग बोलते हैं, ठीक है, उसके पास में यहां पर 20 मेडल। ठीक है, फिर से आप लोगों से पूछूंगा, याद हुआ कि नहीं हुआ? ROC को क्या बोलते हैं? बेसिकली रसिया के ऊपर डोपिंग का चार्ज लगने की वजह से रसिया डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था अपने प्लेयर को, वो ROC के नीचे यहां पर खेल रहे थे। तो ये ROC क्या है, इसके बारे में आप लोग बताएं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कई बार रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। अगर आगे बात करें यहां पर, तो इंडिया की यानी कि हमारी कंट्री की जो पोजीशन है वो यहां पर अंडर 50 आ गई है। ये शानदार बात आप लोग यहां पर देखते हैं, यानी कि 47 हमारे पास में टोटल अभी मेडल आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। तो 47 मेडल, कितनी अच्छी बात निकल गई ना मुझसे टॉप करा दिया मैंने 47 पोजीशन पर है बेसिकली हम। अगर बात करें तो 1 गोल्ड है हमारे पास में, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, टोटल मिलाकर 7 मेडल है हमारे पास में। तो यानी कि जो कल का दिन है वो हमारे लिए काफी शानदार रहा। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर कल के दिन ही यानी कि 7 अगस्त को हमारी कंट्री में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड जीता गया। तो ये था यहां पर क्या था, ये मेंस जेवलिन थ्रो, तो यानी कि भाला फेंक में यहां पर ये एथलीट की कैटेगरी में इनके द्वारा ये गोल्ड जीता गया। ये सातों के सातों जो भी मेडल हमको मिले हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछना लाजमी है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों से प्लेयर के बारे में पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए आ सकता है कि कौन सा जो एथलीट है किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से
कुछ भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो हल्का सा याद रखिएगा कौन कौन सा मेडल किसको मिला है। तो नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है यहाँ पर, ये 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो के अंदर। सिल्वर मेडल मिला है यहाँ पर किसको, यह मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली जो देखने को मिला 49 ये इनकी जो कैटेगरी थी जिसमें खेल रही थी, ठीक है। सिल्वर मेडल यहाँ पर रवि कुमार दहिया को मिला, ये बेसिकली रेसलिंग यानी कुश्ती के अंदर देखने को मिला 57 किलोग्राम की कैटेगरी में। पीवी सिंधु को यहाँ पर ये मिला क्या, ये था यहाँ पर पीवी सिंधु को जो बेसिकली बात करें तो बैडमिंटन के फील्ड में इनको यहाँ पर ये इनको मिला ब्रोंज मेडल, ये भी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में ब्रोंज मेडल मिला यहाँ पर लवलीना को, ये यहाँ पर बॉक्सिंग के अंदर, तो बॉक्सिंग की कैटेगरी में यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिला। और शानदार हिस्ट्री क्रिएट की गई हमारी जो बेसिकली हॉकी टीम के द्वारा 41 साल के बाद। लास्ट टाइम हमें जो मेडल मिला था वो मिला था 1980 में, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ मिल रहा है 2021 में, तो 41 साल बाद फिर से हिस्ट्री क्रिएट हो गई और हमारी हॉकी टीम को यहाँ पर ब्रोंज मेडल मिला। वैसे हमारी हॉकी टीम जो है वो 8 गोल्ड लिए बैठी है ऑलरेडी, अब यहाँ पर ब्रोंज मेडल देखने को मिला आप लोगों को, ये बेसिकली 41 साल बाद। इसी के साथ में यहाँ पर जिनमें से 3 गोल्ड तो अकेले ध्यानचंद जी के द्वारा हमको दिलाए गए। तो ये मेंस हॉकी टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहा हूं। और एक मेडल और कल हमारी झोली में गिरा, हालांकि यहां से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम या तो सिल्वर या फिर गोल्ड आए, पर लेकिन कोई नहीं, अच्छा प्रयास किया गया यहाँ पर बजरंग पुनिया के द्वारा और इसमें हमको यहाँ पर क्या मिला, ब्रोंज मेडल हमारे हाथ लगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारा पूरी परफॉर्मेंस रही। अगर ओवरऑल तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, टोटल 7 मेडल हो गए, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रोंज। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये भी इसके बारे में याद रखिएगा, फ्लैग बियरर थे यहाँ पर, इनके ध्वजारोहक थे जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और इसी के साथ में फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में यहाँ पर ये थे बजरंग पूनिया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आप लोग को याद रखना है। इंडिया के बारे में बात करें तो 124 यहाँ पर हमारी कंट्री, ये टोटल 18 स्पोर्ट में हम लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटर थे बेसिकली टोक्यो के अंदर में। अब तक हमारे पास में टोटल कितने मेडल हो चुके हैं ओलंपिक के अंदर, तो 35 मेडल हमारे पास, यानी कि 35 मेडल हो चुके हैं, जिसमें से 10 तो आप लोगों को गोल्ड देखने को मिलेंगे, 9 सिल्वर और यहाँ पर बेसिकली 16 ब्रोंज। ये 10 जो गोल्ड है इसमें हमारे जो मेडल हैं ये आप लोगों को 8 तो हॉकी के अंदर ही देखने को मिलेंगे, बाकी का एक जो था ये अभी यहाँ पर आ गया किसके द्वारा, ये एक अभी ऐड कर दिया गया बेसिकली, अभी जो ऐड किया गया नीरज के द्वारा। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल बताया था जब वो छोटी सी वीडियो भी बताई थी, उसके अंदर भी एक और गोल्ड है हमारे पास में, वो किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा है और किस गेम में है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखिए थोड़ी सी चीजें आप लोग जब जाकर सर्च करेंगे ना तो कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को और देखने को मिलेगी, तो इसलिए हल्का सा नजर इसके ऊपर जरूर डालिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने चाह रहा हूं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टोटल जो यहाँ पर जो गेम जो नंबर है यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपनी कंट्री के बारे में, कम से कम आप लोग याद। एक तो हर एक प्लेयर ने अपना जो मेडल था वो अपने आप ही यहां पर पहना है, ठीक है, एक ये याद रखिएगा, यानी कि किसी को भी मेडल पहनाया नहीं गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर बात करें यहां पर टोटल जो 42 वेन्यू थे तो 339 जो स्पोर्टिंग इवेंट देखने को मिले, 33 डिसिप्लिन में थे, 11,200 के करीब यहां पर एथलीट थे, इंडियन लगभग 120 के करीब थे। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये कुछ ऐसे गेम थे जो पहली बार ऐड किए गए यहां पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक तो कराटा, इसी के साथ में यहां पर स्केटबोर्डिंग, नेक्स्ट बात स्पोर्ट क्लाइंबिंग और यहां पर ये है बेसिकली सर्फिंग, ठीक है। तो ये 4 गेम ऐसे थे जो पहली बार आप लोगों को ओलंपिक में देखने को मिले। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते थे। एथलीट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 206 जो नेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये इंक्लूडिंग जो रिफ्यूजी ओलंपिक कमेटी, इसी के साथ में यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया का जो यहां पर जो कंटिजेंट था जिसमें यहां पर हमारी कंट्री की अगर बात करें तो 18 डिसिप्लिन में हमारे द्वारा खेले गया, ये मैंने बता दिया कौन ध्वजारोहक रहा और वो सारी बातें, ठीक है। बाकी यहां पर किस किस के पास में कितने मेडल हैं, अब तक सबसे ज्यादा जो है ये यूएसए का स्विमर है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा माइकल फिलिप्स, इसके पास में अब तक का सबसे ज्यादा गोल्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आते आते मैंने आगे दे ही दिया, ठीक है। एक और गोल्ड जो हमारे पास में है ये है बेसिकली इंडिविजुअल गोल्ड आप लोगों को अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो ये बताइए चलिए किस कैटेगरी में इनको मिला, यानी कि ये किस गेम से मतलब किस खेल को ये खेलते हैं, ये आप लोगों को बताना है। बाकी हिंदू के द्वारा भी ये मेरी फेवरेट पिक्चर डाल दी बेसिकली जो फ्रंट पर, तो मुझे काफी अच्छा लगा। आइए अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये 24 दिसंबर 1997 में इनका जन्म हुआ था पानीपत हरियाणा के अंदर में, और जो खेलते हैं यहाँ पर ये पटियाला साई, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग बेस है वहां पर ये खेलते हैं। करंट जो आज के दिन में इनकी ट्रेनिंग चल रही थी ये चल रही थी स्वीडन के अंदर, और कोच का नाम है इनका यहाँ पर क्लॉस
क्लोस बार्टिंजिन, ठीक है। तो ये इनके कोच का नाम है, यहाँ पर केबी के नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। केबी आप लोग कुछ भी करके इस तरीके से, कई बार कोच के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड देखने को मिला अभी यहाँ पर टोक्यो के अंदर हम लोगों ने देखा। एशियन गेम में 2018 में गोल्ड है, कॉमनवेल्थ में इनके पास में गोल्ड है, एशियन जो बेसिकली चैंपियनशिप हुई 2017 उसमें गोल्ड है, वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 20 में इनके पास में गोल्ड है, साउथ एशिया में जो गेम हुई उनके पास में गोल्ड है, एशिया जो जूनियर चैंपियन हुई थी 2016 में उसमें गोल्ड है, और करंट जो जूनियर का रिकॉर्ड है 86.48 वो इनके नाम है, और करंट जो नेशनल रिकॉर्ड है 88.07 मीटर तो वो इनके नाम है। तो एक शानदार प्लेयर आप लोग बोल सकते हैं, एक शानदार एथलीट जिनके द्वारा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस यहां पर दी गई एथलेटिक्स के फील्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से एथलेटिक्स में पहली बार हमारे पास में इस तरीके से गोल्ड देखने को मिला है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यार देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर क्वेश्चन बन जाए कल को तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। तो कंफ्यूज आप लोगों नहीं होना है, काफी अच्छे से मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाई ताकि कोई भी आप लोगों के माइंड में डाउट देखने को न मिले, ठीक है। वैसे तो ये वाला जो डे है मैं ऑलरेडी बता चुका था, ये आप लोगों को जो मैंने कल जो थी जो नैनो मैगजीन बनाई थी, पर फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूं यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डे अब की बार यहां पर आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है ये है यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट डे, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है यहाँ पर ये 8 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। 8 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये क्विट इंडिया मूवमेंट जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो इसको कई बार आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा, आप लोगों को ये नहीं बोलेगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताओ, अगस्त क्रांति नाम दे देगा आप लोगों को। आप लोग बोलेंगे यार ये तो पढ़ा नहीं कभी, हम लोगों ने तो क्विट इंडिया पढ़ा था, ये अगस्त क्रांति कहां से आ गया, पता होते होते भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट को ही अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट बोले या फिर अगस्त क्रांति बोले तो एक ही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। 8 अगस्त 1942 में यहां पर ये स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, कहां से, उस टाइम पे उसको बॉम्बे बोला करते थे जो महाराष्ट्र में आज के में, और यहीं पे ये इनके द्वारा नारा दिया गया था कि करो या फिर मरो, क्योंकि कंडीशन जो थी वो ऐसी हो गई थी। अगर सिचुएशन को देखो, सारे एक तरीके से वो नहीं कहते कि लोगों एक तरीके से इंडिया को लुभाने वाले सारे ऐसे प्रपोजल दिए जा रहे थे कि हाँ एक बार वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए, उसके बाद में देखेंगे आप लोगों को क्या देना है। 1939 से लेकर आप लोगों को पता है 1945 तक वर्ल्ड वॉर चली, तो उसी के बीच में यहाँ पर एक क्विट इंडिया मूवमेंट चला। तो ये जो इवेंट है ना, अगर आप लोग देखिए, आप लोग उनको कनेक्ट कर याद रखेंगे, हिस्ट्री में पूरा ही है कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर डॉट आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन के तो आंसर आप लोग वैसे ही दे पाएंगे। और यार अपनी हिस्ट्री क्वेश्चन तो आते हैं अपनी जगह, आप लोगों को वैसे भी तो पता होना चाहिए ना अपने देश की हिस्ट्री कैसी है, जिस आजादी की सांस आज की डेट में आप लोग ले रहे हो उसके पीछे कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये चीजें कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो मजा आता है जिंदगी को जीने में। वरना अगर आप लोगों को लगने लगे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, बस हाँ चीजें अच्छे से चल रही हैं, तो कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है कि फ्री में, उनके पीछे किसी ने अपनी आहुति दी है, उसके पीछे किसी ने अपने बलिदान दिया है, खून बहाया है बहुत सारा देश के अंदर, तब जाकर ये आजादी हम लोगों को मिली है। वरना आज की डेट में भी कोई एक तरीके से रॉबर्ट क्लाइव नाम का कोई आदमी सर पे बैठा हुआ होता और हम लोग जिल्ले हिलाई कर रहे होते, समझ रहे हैं आप लोग, तो क्या कंडीशन है। तो इस तरीके से हम लोग को इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए और इनके बारे में बातें भी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज 10 बजे दिन में आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें 2 महीने का पूरा करंट अफेयर में कवर करने वाला हूं, जून और जुलाई 2020 का, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा शानदार तरीके से। ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग कोई भी प्रेजेंट में कोई आप लोग का एग्जाम आने वाला है, हर एक जगह आप लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है। तो लगभग ये 1 घंटा 50 मिनट के करीब के, लगभग 50 या लगभग 2 घंटे करीब की आप लोग की ये वीडियो रहने वाली है। तो 2 घंटे में 2 महीने कवर हो रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और पुरानी जो वीडियो है उनको भी अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम जितना पास में आ रहा है, अब आप लोगों को बिल्कुल सतर्क होकर चीजों को कवर करना चाहिए। रिवीजन जितना अच्छे से करेंगे, यार आप लोगों के द्वारा डिसाइड किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने अभी मैंने दिखाई ना आप लोगों को ये कोटेशन आप लोगों को बताई मैंने, तो ये कोटेशन में यहां पर क्या बता रही है, अपनी चीजों में इतना खो जाओ, इतना पढ़ाई में इतना खो जाओ कि आप लोगों को ये ना लगे कि और भी कुछ है दुनिया में, आप लोगों को ये ना लगे कि और भी किसी चीज की जरूरत है आप लोगों को, बस आप लोगों के पास में आप लोगों की किताबें होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर आगे चलना है, ठीक है। तो ये चीज जरूर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, फिर आप लोग रिजल्ट देखेगा, दिल आप लोग का गार्डन गार्डन हो जाएगा, जिस तरीके से अभी नीरज चोपड़ा का गार्डन गार्डन और पूरे देश का गार्डन गार्डन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देखेगा यहाँ पर, ये जो कि आप लोगों को शानदार तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन भी अगर बन जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और हाँ, एक और बात, जो कई सारे बच्चे फिलहाल कई सारे मेल कर रहे हैं कि सर बुक्स के बारे में, तो देखो यार कुछ तो बच्चों को मैंने बुक्स दी हैं, अभी कुछ को मैंने सेंड की हैं, क्योंकि जितना हो पाता है उतना ही मेरे पास से चीजें जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं उसके हिसाब से ही मैं चीजें प्रोवाइड करा पाऊंगा। अब जिसके पास में पहुंच जाती है, आप लोग बस एक छोटा सा मेल डाल दिया करिए,
ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को वो चीजें रिसीव हो गई हैं, ठीक है। हालांकि वो पता चली जाता है, पर हाँ आप तक ही किताबें पहुंची है, कहीं और नहीं पहुंची हैं, क्योंकि जो अमेजन से जो डिलीवरी होती है वो आप लोगों तक ही पहुंच जाती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी एक हल्का सा इंफॉर्मेशन अगर आप लोग बताएंगे उसके बारे में तो मुझे भी तसल्ली होगी। और एक जैसे मैंने बोला था कि कई सारे बच्चे आगे आए जो जॉब कर रहे थे, तो उनके द्वारा बोला गया कि सर हम भी किसी को बुक्स देना चाहते हैं। तो एक दो तीन बच्चों का उनका भी मेल आया, तो बोले थे कि सर किताब तो सेंड की थी पर पता नहीं कि पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी आप लोगों को किताब मिल जाया करे तो आप लोग एक बार बता दिया करो, मेल डाल दिया करो थोड़ा सा कि हाँ सर किताबें मिल गई हैं। जो भी आप लोगों को सेंड कर रहे हैं, मैं नहीं या कोई और कर रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरे अकेले की बस की बात नहीं है इतनी सारी किताबें देना जितने मेल आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को पहले बोला था, तो कई सारे बच्चे आ गए हैं निकल के हेल्प करने के लिए, तो उसकी वजह से चीजें जो है यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर अभी मैंने देखा जो मेंबरशिप ज्वाइन किया उन्होंने कि किताबों की हेल्प की जा सके, क्योंकि वहीं से ही सारा पैसा ये निकल कर आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है इस तरीके से उनको। देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं, पर फिर भी वो आगे आए निकल के हेल्प करने के लिए। तो इसलिए आप लोग अगर आप लोगों को किताबें मिलती हैं, और कई सारे बच्चे यार देखिए ये भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ऐसे हैं कि जो आज के डेट में अपना किताबें उनकी कहीं और हैं और वो रहे आज की डेट में कहीं और रहे हैं। रीजन क्या था, जैसे कि लॉकडाउन लगा कोविड-19 के चलते, तो सारी किताबें उनकी हॉस्टल में है, किसी की रूम पर है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर सारी किताबें प्रोवाइड करा दो। यार देखो ये चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती है। एक किताब किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइड कराया जाए तो समझ में आता है। जैसे बहुत सारी जो एक तरीके से बातें कर रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत की बहुत सारी एक डिमांड थी, और एक इसी के साथ में जो स्पेक्ट्रम है उसकी बहुत सारी डिमांड है, ठीक है, जो मैं प्रोवाइड कराई है कई सारे बच्चों को। पीडीएफ के बारे में बात करें, कई सारे बच्चे पीडीएफ लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको पीडीएफ से पढ़ाई नहीं जाता है, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं है, ये भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हैं चीजें। तो देखिए सारी किताबें यार आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि सारी किताबें हजारों की पड़ जाएंगी, ठीक है, कई हजार की बैठ जाएंगी अगर सारी किताबों की बात करें मोटे मोटे तौर पर भी, अगर इस तरीके से किताबें प्रोवाइड करूं। तो एक पर्टिकुलर बच्चों को सारी किताबें देना यार ये चीजें मतलब थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो इसके चलते कई सारे बच्चों की हेल्प हो सकती है उसमें, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मेल तो पढ़ लेता हूं पर लेकिन रिप्लाई करने का कोई मेरे पास में रीजन नहीं रहता इस तरीके से, क्योंकि मैं उस में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो थोड़ा सा आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ बातें जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज है, देख लेते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो एक एक कर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं न्यूज डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी है और काफी ज्यादा फायदे की भी है देश के पॉइंट ऑफ से भी। अगर आप लोग बात करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको केवीआईसी आप लोग बोलते हैं, केवीआईसी ने क्या किया, यहाँ पर सिक्योर किया एक पेटेंट होता है। एक तो आप लोगों को पेटेंट देखने को मिलते हैं, एक आप लोगों ने सुना होगा जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, वो जो होता है वो 10 साल के लिए नॉर्मली जाता है। पेटेंट का नॉर्मली ये रहता है 20 साल के लिए यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, खासकर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से। प्लास्टिक को मिक्स किया गया हैंडमेड पेपर के साथ में, यानी कि हाथों से बनाए जाने वाला जो पेपर है उसके साथ में प्लास्टिक को मिक्स किया गया। और प्लास्टिक को मिक्स करने के साथ में हम लोगों ने बेसिकली प्लास्टिक को मिक्स किया हैंडमेड पेपर डेवलप करने के लिए, सॉरी, ठीक है। प्लास्टिक को मिक्स किया गया किसके चलते, यहाँ पर इसके चलते देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्लास्टिक जो है उसका जो मिक्स किया जा रहा है, एक ऐसा पेपर बनाया जा रहा है यहाँ पर जो कि एक तरीके से ये पेपर जो है आराम से गल सकता है, क्योंकि प्लास्टिक में जो सबसे बुरी बात होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है कि वो गल नहीं पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मली, पर लेकिन ये जो चीजें होंगी ये आप लोगों को गलती हुई भी नजर आएंगी। तो एक इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्लास्टिक एक तरीके से जो खतरा है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो केवीआईसी के द्वारा यहाँ पर जो केवीआईसी है बेसिकली उसके बारे में बात करें तो कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर जो इंस्टीट्यूट है जयपुर के अंदर, उनके द्वारा यहाँ पर ये पेटेंट बेसिकली लिया गया, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया के तहत यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक का जो मिक्सचर है हैंडमेड पेपर में, ये आप लोगों के लिए जो डेवलप किया गया है, तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट इसको रीप्लान बेसिकली बोला गया है, REPLAN, ठीक है। तो रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। तो आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि किसका प्रोजेक्ट है बेसिकली, तो याद रखिएगा इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। और किस क्या है इसकी फुल फॉर्म, रीप्लान की, तो प्रोजेक्ट की। तो रिड्यूसिंग प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक को हम लोग को कम करना है, खत्म करना है नेचर से, ये बेसिकली टारगेट है। तो इसके चलते आप लोग बोल सकते हैं कि डीस्ट्रक्चर करना है, ठीक है, डिग्रेड करना है और डाइल्यूट करना है। तो ये सारे वो तरीके होंगे जिससे प्लास्टिक को हम लोग खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो पेपर पल्प के साथ में यहाँ पर बेसिकली जो हैंडमेड पेपर है उसके साथ में प्लास्टिक इस तरीके से, तो ये नेचर के भी एक तरीके से फायदे में रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है, अगर यहाँ पर आज के दिन में कोई प्लास्टिक की एक पॉलिथीन, सोचिएगा जो बोलने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से,
प्लास्टिक की एक पॉलिथीन आप लोग फेंक कर चले गए आज की डेट में कहीं पर, ठीक है, आने वाली आप लोगों की जनरेशन 2 जनरेशन चली जाएगी यहां से। आप लोग पैदा हुए यहां पर, पूरी जिंदगी जी चले गए, आपके बच्चे आए पूरी जिंदगी चले गए, पर वो प्लास्टिक वहीं पड़ी रहेगी। सोचिए कितनी खतरनाक चीज है। इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता है क्या लगती है, यहां पर स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि हाँ पेपर नहीं हम लोगों को बेसिकली यूज करनी चाहिए, प्लास्टिक यूज करनी चाहिए, क्योंकि पेपर जो होते हैं वो पेड़ों को काटकर बनाए जाते हैं, प्लास्टिक जो होती है वो काफी सस्ती होती है एक तरीके से, और यहां पर आप लोगों को प्लास्टिक यूज करनी चाहिए। ये सारी बातें उसको खूब सपोर्ट किया गया, प्लास्टिक इंडस्ट्री के द्वारा भी खूब सपोर्ट किया गया। पर लेकिन अब चीजें देखने को मिलने लगी जब ये इतनी खतरनाक हो गई कि न्यूज सामने ये निकल कर आ रही है कि सुंदरवन आज की डेट में ये काफी लार्ज स्केल पर डिजास्टर इंपैक्ट यहां पर डाल रहा है प्लास्टिक की वजह से। सुंदरवन डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नॉर्मल तरीके से अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आप लोगों के लिए यहां पर ये देखने को मिलता है। ये सुंदरी ट्री के नाम पर इसलिए इसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहां पर काफी ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिली प्लास्टिक की वजह से, जिसकी वजह से यहां पर ये काफी न्यूज में भी रहता है। यहां पर गंगा रिवर और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो जाकर जब मिलती है एक दूसरे के साथ में, एक को पद्मा बोलते हैं, दूसरे को जमुना बोलते हैं, और जब जाकर गिर जाती है तो इसको मेघना बोल देते हैं। तो यहां पर ये बेसिकली सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। और गंगा के बारे में याद रखिएगा, एक साइड में जब यहां पर बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा, और यहां पर हुगली बोलते हैं, जब वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो गंगा से ही निकलती है यहां पर ये। तो ये वाला एरिया जो है काफी ज्यादा आज की डेट में बर्बाद हो चुका है इस सब प्लास्टिक की वजह से। तो यहां पर कहीं ना कहीं इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश यहां पर की जाएगी, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो प्लास्टिक जो है वो काफी बड़ा रीजन बन चुका है, और मैंने आप लोगों को याद होगा एक दिन मैंने एडिटोरियल भी डिस्कस था माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। माइक्रो प्लास्टिक मतलब आज की डेट में जो ये प्लास्टिक होती है छोटे छोटे उसके पार्ट्स टूटकर गिर जाते हैं, और फिर ये इन्वायरमेंट में जब मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसको मछलियां खाती हैं, ठीक है। इसके साथ में आप लोग जो भी यहां पर इसके अंदर मान लीजिए कोई भी जीव जंतु है जो आज के डेट में मान लीजिए आप लोगों ने कहीं फेंक रखा है, इसको मुर्गे ने खा लिया, ठीक है। इसी के साथ में ये फिर खेतों में पानी जा रहा है तो फसल के अंदर भी आप लोगों को चीजें घुसती ही नजर आएंगी। तो ये इंसानों के अंदर माइक्रो प्लास्टिक की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से दुनिया भर की जो बीमारी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए स्किन से रिलेटेड बीमारी होगी, ठीक है, इसी के साथ में और कोई दूसरी बीमारी, किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। मतलब कि आज की डेट में कई सारी बीमारी ऐसी जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है और ये बीमारी आ जाती है। कहां है? ये प्लास्टिक हमारी जिंदगी में इस तरीके से घुस चुकी है, तो उसी को यहां पर दूर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग केवीआईसी बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट के द्वारा पास करके पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई 1957 में अगर बात करें तो ये फॉर्म की गई हमारी कंट्री में एक एक्ट के थ्रू, इसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले इसको यहां पर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के नाम से जानते थे, पर लेकिन फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब हम इसको यहां पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नाम से जानते हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि इसका बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नॉर्मली मेन ऑफिस कहां है, तो वो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। बाकी अलग अलग एरिया में इसके 6 ये जोनल ऑफिस भी हैं। कहां पर है? दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी। और मुंबई में हेडक्वार्टर होने के साथ साथ में इसका आप लोगों को जोनल यानी कि रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 1956 में बनाया गया था। बेसिक पर्पज क्या है यहां पर, ये कि किस तरीके से हम लोग आज के डेट में जो भी यहां पर इस्टेब्लिशमेंट होता है, खादी में क्या डेवलपमेंट होता है, विलेज गांव वाले एरिया में क्या इंडस्ट्री उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, तो ये है बेसिकली। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म लघु जो स्मॉल ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसकी जो मिनिस्ट्री है ये यहां पर देखने को मिलेगी। अब इतनी सारी बातें बता दी, तो अब आप लोगों को बताना है कि इसको पर्टिकुलर जो चेयरपर्सन है कौन है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। एक और यहां पर काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल जो काफी लंबे समय से मैं आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, ये याद रखिएगा। बात की जा रही है यहां पर कापू कम्युनिटी के बारे में। तो ये कम्युनिटी कहां से आती है, तो आप लोगों से क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्यों ये न्यूज में इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी कापू कम्युनिटी के लिए, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यहां पर जो पोस्ट होती है, सर्विस होती है, उसमें बेसिकली यहां पर कापू कम्युनिटी के रिजर्वेशन की बात की गई। सबसे पहले तो ये 10% रिजर्वेशन निकल के कहां से आया, अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आनी है तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में नॉर्मली जो संविधान के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग सोशली और एजुकेशनली यानी कि सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से और शिक्षा के हिसाब से अगर कोई पिछड़े वर्ग का इंसान है, अगर वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसी को बेसिकली यहां पर ये रिजर्वेशन देने की बात की जाती थी। कहीं पर भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से यानी कि कोई आर्थिक स्थिति किसी की खराब है, उसको रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में बात नहीं की जाती थी। पर लेकिन हमारी कंट्री में पहली बार ये चेंज किया गया संविधान के अंदर, और इसमें चेंज करने के बाद में 103वां संविधान संशोधन ये लाया गया 2019 में।
अब यहां पर हमारी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको भी 10% रिजर्वेशन यानी कि 10% आरक्षण उसको यहां पर दिया जा रहा है। तो यहां पर ये एजुकेशन और सर्विस दोनों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो कापू कम्युनिटी है यहां पर, ये एग्रेरियन कम्युनिटी है यहां पर बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो ये यहां पर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी में बेसिकली इसको इंक्लूड करने की बात की गई थी, ठीक है, डिमांडिंग इंक्लूजन। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया था। तो फर्स्ट मेजर जो प्रोटेस्ट देखने को मिला था कापू कम्युनिटी का बैकवर्ड के लिए 1993 में यहां पर देखने को मिला था। तो यानी कि पुराने समय से ये जो कम्युनिटी है ये अपने हकों की लड़ाई के लिए यहां पर लड़ रही थी। तो इसके चलते यहां पर इनकी जो बात सुनते हुए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अब यहां पर इनको बेसिकली उनका हक प्रोवाइड करा दिया गया कि हाँ ये जो कम्युनिटी है इसको ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसके चलते इस कम्युनिटी को यहां पर अभी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि इनके द्वारा लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा इनको यहां पर ये रिजर्वेशन मिला। तो संविधान में जो संशोधन किया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्वेशन के बारे में कुछ और बातें जानेंगे, क्या क्या चीजें यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए जो रिजर्वेशन यहां पर दिया जा रहा है, देखिए नॉर्मली आप लोगों ने देखा है आप लोग ऑलरेडी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एससी और एसटी को। तो पर्सन हु आर नॉट कवर्ड यानी कि जो पर्सन जो है वो नहीं कवर किया गया एससी और एसटी के अंदर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो रिजर्वेशन है उसके अंदर, ठीक है, जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से नीचे है। मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था, यहां पर आप लोगों ने डिटेल में सुना होगा, ये मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। जो पॉलिटिका मैंने बोला था ना कल के ही वीडियो के अंदर, जब आप लोगों की जो नैनो मैगजीन टर्मिनेट होगी तो एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना था। तो मैंने कल की ही नैनो में ये काफी डिटेल में मैंने कल डिस्कस किया था आप लोगों से। हम लोगों ने जब बात की थी किसके बारे में, हम लोगों ने देखा था डिटेल में क्रीमी लेयर के बारे में। कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके माँ बाप जो है वो किस पोस्ट पर है उससे डिसाइड होता है कि किस तरीके से आप लोगों की फैमिली में इनकम जो है वो कितनी है। अगर 8 लाख से नीचे आप लोगों के पास में नॉर्मली अगर ये चीज देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो रिजर्वेशन है वो एप्लीकेबल है। पर इससे ऊपर अगर इनकम देख रही है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों के लिए रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कई बार आप लोग यहां पर चीजें देख सकते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो बोला गया कि ना तो एससी एसटी या फिर उसको कहीं पर कवर किया गया है और इसी के साथ में 8 लाख से कम उसकी इनकम है, तो इंसान तो है जिंदगी एक तरीके से जैसे तैसे जी रहा है तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो तब बोला कि 103वां संविधान में संशोधन किया जाए और 10% कोटा यहां पर लाया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर यहां पर चेंज किया गया। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर चेंज किया गया, जिसके चलते जो सेंटर स्टेट जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करा पाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था। आर्टिकल 15 जो बात करें, ये बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है यार आप लोगों को किसी के भी बीच में, रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सिटीजन के खिलाफ। तो ये बात करता है, पर लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। यहां पर एक कम्युनिटी को सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें आप लोग यहां पर चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नोट कोई भी सिटीजन यहां पर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए जब बात करें इंप्लॉयमेंट के नाम पर, यानी कि अगर किसी को इंप्लॉयमेंट देना है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। पर लेकिन किसी को अगर सपोर्ट करना है रिजर्वेशन देके, जैसे महिला हो गई, उनको अगर जॉब नहीं मिल पा रही है तो ये एक तरीके से सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है पर सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। नॉर्मली 10% रिजर्वेशन जो है वो ब्रीच कर रहे हैं यहां पर। 50% जो एक तरीके से रिजर्वेशन का फंडा था, जो कि इंदिरा साहनी केस आया था हमारी कंट्री में 1992 में, ठीक है। तो इसमें यहां पर बेसिकली बोला गया था कि आप लोग ये इसको क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है। पर लेकिन यहां पर अगर बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट ने बात की यहां पर एक तरीके से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बात की गई, तो आर्टिकल 145 जो है यहां पर ये चीजें सामने निकल कर आई, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है जब कोई हमारी कंट्री में गवर्नमेंट लॉ बनाती है ना, उसका बेसिक फंडा क्या रहता है कि उसको चेक किया जाएगा कि वो संविधान के हिसाब से है या फिर संविधान के हिसाब से नहीं है। और आर्टिकल 45 के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए, आर्टिकल 145 जो है यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एटलीस्ट 5 जज जो होते हैं उनको केस को सुनने की जरूरत रहती है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करने की बात की जाए। तो आर्टिकल 145 के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर चीजें सुनी जाती है, ठीक है। तो याद रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर ये। और आर्टिकल 143 जो है ये आप लोगों को पता है, मैंने कई बार बताया कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ में कंसल्ट करते हैं। तो ये भी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यानी कि कोई भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कोई भी लॉ हमारी कंट्री में आ रहा है, जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव उसको बना देती है और फिर एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करने की बात करती है, तो उससे पहले जुडिशरी पिक्चर में आके ये देखती है कि भाई साहब आप लोगों ने जो भी यहाँ पर ये लॉ बनाया क्या ये संविधान के हिसाब से, एक बार हमको चेक तो करने दो। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये काबू कम्युनिटी कहाँ है, कौन रिजर्वेशन दे रहा है, क्या बातें की जा रही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बन जाए तो पता होना चाहिए, ठीक है।
बाकी जो सेकंड अफगानिस्तान की स्थिति जो है वो तालिबान के हाथों में आ गई। देखिए यहाँ पर ये चलने वाला है, कोई रोकने वाला इसको नहीं है। जिस तरीके से तालिबान बढ़ रहा है, यूएस से खुद घुटने टेक कर चला गया, अब क्या होगा। बस दिक्कत ये है कि अगर ये इस तरीके से पावर में आएंगे तो फिर यहाँ पर कैसे जनता के फायदे के बारे में सोच पाएंगे, तो वो थोड़ी सोचने वाली बात होगी। तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि आगे चलकर और ज्यादा दिक्कत देखने को मिलने वाली है। हमारी कंट्री के साइड में जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है इंडिया का, वो बेसिकली अफगानिस्तान को टच करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अगर कोई पूछे कि हमारे देश का कितना पोर्शन जो है कौन कौन सी कंट्री टच करती है, तो सबसे कम पोर्शन टच करती है यहाँ पर अफगानिस्तान। तो इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं इंडिया के 3 कंसर्न है बेसिकली। एक तो हमने जो डेवलपमेंट किया है अफगानिस्तान के अंदर, ये उसके ऊपर खतरा हो गया। अभी देखा कि बांध के ऊपर भी अटैक किया गया, ठीक है। इसी के साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है यहाँ पर। ये कल को चलकर जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में दिक्कत देखने को मिल सकती है। तीसरा कंसर्न यहाँ पर यह कि पाकिस्तान की पपट है यहाँ पर बेसिकली तालिबान, यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से चलता है, तो उसके चलते भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो हमारे लिए भी चिंता का रीजन बना हुआ है, ठीक है। 50 के करीब जो लोग हैं अभी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, उनको पकड़ा गया, हिंदू टेंपल को जिनके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया। तो आप लोग देखते हैं माइनॉरिटी जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत में वहां पर रहती है। इसलिए हमारी कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ताकि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उनको अपने देश में यहाँ पर उनको सिटीजनशिप दी जा सके, ठीक है। तो ये भी कई बार न्यूज में रहता है। तो कंडेम किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड के द्वारा, इंडिया के द्वारा तो डायरेक्ट बहुत ज्यादा बेसिकली गुस्सा दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पर टेंपल वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, ये कितना सही है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कुछ बातें जो कि गलत है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर इंसानियत के नाम चाहिए चलनी चाहिए, यानी कि हिंदू मुस्लिम क्या यार, पैदा होने के बाद ही तो बनते हो हिंदू मुस्लिम, उससे पहले तो इंसान ही रहते हैं ना। पर लेकिन नहीं मानते हैं कुछ लोग इन चीजों को, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। पाकिस्तान के अंदर यूएसए का कोई मिलिट्री बेस के बारे में बात नहीं चल रही है। बोला यह जा रहा था कि यूएसए के जो बेसिकली ये टारगेट थे कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस बनाया जाए और उस मिलिट्री बेस के थ्रू अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखी जाए, अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाकर रखनी है। पर लेकिन अभी यहाँ पर इसके बारे में कोई बात नहीं चल रही है, ऐसा कमेंट किया गया। तो आगे देखते हैं ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं होता है। वैसे पाकिस्तान यहाँ पर इस यूएसए के द्वारा बेस बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एग्रीमेंट है यहाँ पर पाकिस्तान का यूएसए के साथ में, पुराने जो मिनिस्टर थे उनके द्वारा। तो इसको अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। देखिए संडे में ना मैक्सिमम जो आप लोगों के बड़े बड़े आर्टिकल देखने को मिलते हैं ना, ये वही आर्टिकल है जो आप लोग कवर हो चुके होते हैं ऑलरेडी, या तो मैंने पीआईबी में कवर कर दिए होते हैं, या फिर आप लोग हिंदू में कवर कर दिए होते हैं, ये इनके ऊपर एडिटोरियल आ चुके होते हैं। तो वही चीजें फिर से यहाँ पर रिपीट की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर संडे में ये जो पोर्शन होता है ना, ओवरव्यू में आप लोग को देता हूं, ठीक है। तो वो आप लोग देखिए, अगर देख रहे हैं पूरे वीक, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो ये फिर ये वाले जो पोर्शन है इनको आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। वही चीजों पर बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोगों को पढ़ा दिया कि क्या क्या चीजें, तो वही बताया गया। यहाँ पर वोडाफोन हो गया, कैरिन इंडिया हो गया, इनके केस के चलते रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है वो यहाँ पर वापस लिया जा रहा है। तो इसी के चलते जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई थी कि किस तरीके से कहानी चल रही है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसके द्वारा आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनको आप लोग स्किप कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात करें, बजरंग पूनिया को यहाँ पर ब्रोंज मेडल मिला, तो ये भी शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिली। तो ये भी एक तरीके से अप्रिशिएट करने लायक आप लोग चीज यहाँ पर बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इनके द्वारा यहाँ पर ये मैच जीता गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यार, हमारी कंट्री में जो प्लेयर है उनके द्वारा धांसू परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आई। तो ये आज का लेक्चर है। देखिए बेसिकली लेक्चर थोड़ा इसलिए बेसिकली क्योंकि ना तो एडिटोरियल थे, और फिर मुझे लगा कि आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन भी करना है। तो लगभग 2 घंटे की वीडियो ये हो जाएगी आप लोगों के लिए। 10 बजे के करीब इसको अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप लोग देखिएगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बातें बताई, नॉर्मली ओलंपिक के बारे में, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनके बारे में पूरा आइडिया रखिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये केवीआईसी का जो प्लास्टिक वाला फंडा है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, ये भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। इसी के साथ में कापू कम्युनिटी, ये रिजर्वेशन और ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिली, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बाकी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में टेंपल को लेकर क्या चल रहा है, यूएस मिलिट्री बेस बनाएगा नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, और ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा एग्जैक्ट 10 बजे। इसको जरूर देखिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। अगर चमकना चाहते हैं नीरज के तरीके से, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, रेट जरूर दीजिएगा लेक्चर कैसा लगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।